हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 28 अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो येस्टरडे आई गॉट ईमेल रिगार्डिंग कॉपीराइट वायलेशंस। सो फ्रॉम टुडे आई वोंट बी एबल टू शो यू द एंटायर न्यूज़पेपर। सो आई हैव डिलीटेड दोज पेजेस जिसमें न्यूज़पेपर में एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब हम आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, पीएम फ्लेक्स हाई फ्यूल प्राइसेस इन ऑपोजिशन रूल स्टेट्स देयर सीएम्स हिट बैक एट सेंटर। अब यहाँ पर जो सेंटर है वो भी फ्यूल के ऊपर टैक्स को कट नहीं करना चाहती है, और यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो भी यहाँ पर टैक्स को कट नहीं करना चाहते हैं। इसका रीज़न ये है, जो सेंटर का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है उसका जो 18.5% आता है वो फ्यूल के ऊपर टैक्सेस की वजह से आता है, और जो स्टेट का 25 से 35% टैक्स है वो यहाँ पर अल्कोहल और पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स की वजह से आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टेट भी वैट नहीं कट करना चाहती हैं, और यहाँ पर जो सेंटर है वो भी यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी को कट नहीं करना चाहती है। So the reluctance to reduce excise duty and VAT on fuel stems from the fact that it constitutes an important source of revenue for both the union government and the states. जो excise duty है फ्यूल पे उस वो 18.4% कॉन्ट्रीब्यूट करती है सेंटर के ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज़ को, और जो पेट्रोलियम और अल्कोहल है वो 25 to 35% कॉन्ट्रीब्यूट करती है स्टेट्स के रेवेन्यू को। सेकेंड न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे कि हमें पावर क्रंच क्यों देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं कि क्यों पावर क्रंच है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है कि लो कोल इन्वेंट्रीज़ की कमी है, जिसकी वजह से हमें पावर क्रंच देखने को मिल रहा है। दूसरा रीज़न ये है कि जब पैंडेमिक था तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम हो गई थी, लेकिन जैसे ही पैंडेमिक से रिकवरी हुई तो हमें बहुत ज़्यादा स्टीप डिमांड देखने को मिली। तो इंक्रीजिंग डिमांड ड्यू टू इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर द पैंडेमिक, और लेकिन मार्केट में पावर सप्लाई फिर भी कम थी। तो दूसरा रीज़न ये। तीसरा रीज़न जो है वो ये है कि स्टेट जो है वो टाइमली पेमेंट नहीं करती हैं कोल कंपनीज़ को। तो डिलेड पेमेंट्स बाई सम स्टेट्स टू कोल कंपनीज इज़ ऑल्सो अ की रीज़न फॉर लो इन्वेंट्रीज एट थर्मल पावर प्लांट्स। और भी रीज़न है जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। एक तो यहाँ पर सोल्यूशन ये दिया गया है कि टोलिंग फैसिलिटी का यूज़ किया जा सकता है। तो टोलिंग फैसिलिटी अंडर विच स्टेट्स विल बी एबल टू यूटिलाइज देयर लिंकेज कोल इन प्लांट्स, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं करना पड़ेगा। तो टोलिंग फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोल को ट्रांसपोर्ट करने की जो नीड है वो कम हो जाएगी। द राइजिंग डिमांड फॉर पावर अक्रॉस इंडिया हैज़ कम एट अ टाइम। अब यहाँ पर डिमांड तब बढ़ी है कि पावर की डिमांड इतनी ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ गई है, और वो भी इस टाइम पे जहाँ पर इंटरनेशनल कोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं रशिया और यूक्रेन की कन्फ्लिक्ट की वजह से। तो यहाँ पर इंटरनेशनल कोल प्राइसेस ज़्यादा हैं। अब इंटरनेशनल कोल प्राइसेस ज़्यादा हैं तो यहाँ पर जो थर्मल पावर प्लांट्स जो कि यहाँ पर इम्पोर्टेड कोल यूज़ करते थे वो अभी स्टेट के साथ टैरिफ को लेकर नेगोशिएशंस करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोल का दाम बढ़ गया है इंटरनेशनल मार्केट में। तो अभी टैरिफ को लेकर नेगोशिएशन हो रही है, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट्स इंपोर्टेड कोल को यूज़ करते थे वो अभी नॉन ऑपरेशनल मोड में चले गए हैं। तो बेसिकली जो अभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो उन्हीं थर्मल पावर प्लांट से हो रही है जो कि डोमेस्टिक कोल को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है। तो पुटिंग इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन थर्मल प्लांट्स यूजिंग डोमेस्टिक कोल। Officials have noted that the transportation of coal to thermal power plants has emerged as a key issue, with a number of thermal power plants not getting the required number of rakes. तो इसका सोल्यूशन ये है कि टोलिंग फैसिलिटी को यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो रीजंस थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। जो LIC का IPO है वो इंडिया का लार्जेस्ट IPO होगा। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था नहीं, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर विजिट करेंगे जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस को। तो विजिट करने के बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या नेगोशिएशंस हुए, क्या मीटिंग्स में बातचीत की गई। लेकिन यहाँ पर इंडिया और जर्मनी को 70 ईयर्स हो चुके थे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को 2021 में। तो इन 2021 इंडिया एंड जर्मनी कमेमोरेटेड 70 ईयर्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड हैव बीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर सिंस 2000। हमने डेनमार्क के साथ की है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो द ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अरेंजमेंट बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क। द इन्फ्लेशन हाइड्रा, ये हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल। तो जब इन्फ्लेशन था तो सेंट्रल बैंक को ये लगा ये जो इन्फ्लेशन है ये सप्लाई साइड डिसरप्शन की वजह से है, ये ट्रांजिटरी है और ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा। जब यहाँ पर सप्लाई साइड की जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होगी तो अपने आप ये इन्फ्लेशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं ये जो इन्फ्लेशन है ये अब स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बन चुका है। तो सिस्टमैटिकली important central banks that viewed the consistent uptick in inflation as transitory। तो सारी सेंट्रल बैंक्स को ये लगा था कि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है ट्रांजिटरी है, और जब यहाँ पर सप्लाई साइड जो डिस्ट्रप्शन है वो ख़त्म हो गए तो अपने आप इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, जबकि ये तो और बढ़ गया है रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की वजह से।
तो फ्रेश लॉकडाउन्स इन चाइना और ऑल्सो एक्सटेंडेड द पैंडेमिक इंड्यूस सप्लाई साइड बॉटलनेक्स। तो सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस हमें और ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं क्योंकि चाइना में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से लॉकडाउन लग गया है और सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस भी वापस आ गए हैं। तो व्हाट सेंट्रल बैंक्स लाइक इवन लेस इज हैविंग टू डील विद राइजिंग इन्फ्लेशन इन टाइम्स ऑफ वीक ग्रोथ। तो यहाँ या तो आरबीआई यहाँ पर इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस कर सकती है या तो आरबीआई यहाँ पर ग्रोथ के ऊपर फोकस कर सकती है, लेकिन आरबीआई का जो मेन एम होता है वो ये होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, लेकिन ग्रोथ भी कम है और इन्फ्लेशन को भी मैनेज करना है, तो ये बहुत टफ टास्क होने वाला है फॉर द आरबीआई। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट को हाइक किया जाता है और यहाँ पर आरबीआई अगर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग की पॉलिसी की तरफ जाएगी तो उसकी वजह से जो ग्रोथ है वो हमें कम होती हुई दिखाई देगी। तो बिकॉज द प्राइमरी टूल दे हैव टू फाइट द इंटरेस्ट रेट हाइक, और जिसकी वजह से रिसेशनरी भी हो सकता है और ग्रोथ रेट को यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो यहाँ पर कम हो सकता है। जो सीपीआई इन्फ्लेशन रहा है वो 6.3% रहा है, जबकि आरबीआई को इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है 2 से 6% के बीच में, तो 4 ± 2, तो 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है। और अगर 3 क्वार्टर्स तक आरबीआई इन्फ्लेशन मेंटेन नहीं कर पाती तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई अपने टारगेट्स को अचीव करने में फेल हो गई है। In fiscal 2021, inflationary pressures came largely from food and to some extent core। तो कोर इन्फ्लेशन ये होता है जिसमें फूड और फ्यूल का इन्फ्लेशन आप माइनस कर दो तो वो होता है कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन तो था, लेकिन अब हमें हेडलाइन इन्फ्लेशन भी देखने को मिल रहा है कि फूड और फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फ्यूल इन्फ्लेशन इन डबल डिजिट्स फॉर अ ईयर नाउ शोज नो साइंस ऑफ ईजिंग। जो एनर्जी प्राइसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं, कोल और नेचुरल गैस के प्राइसेस यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली इन्फ्लेशन एक तरीके से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम क्रूड ऑयल तो इंपोर्ट ही करते हैं, तो एक तरीके से हम इन्फ्लेशन को भी इंपोर्ट कर रहे हैं। फूड सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट है और सीपीआई इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है फूड को, तो जिसकी वजह से हमें सीपीआई इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब ये तो सब कुछ नेगेटिव साइड है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है ओवर अ टाइम और ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। पॉजिटिव में क्या हो सकता है, तो पॉजिटिव में ये है कि हो सकता है अच्छा मानसून हो जिसकी वजह से राइस और वीट के स्टॉक्स अच्छे रहें, तो डोमेस्टिक में मार्केट में जो फूड के प्राइसेस हैं वो यहाँ पर थोड़े स्टेबल हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ अभी हो सकता है, अभी ऐसा होगा या नहीं होगा वो बाद में पता चलेगा। तो व्हाट इज़ सर्टेन दो इज़ द राइजिंग कॉस्ट ऑफ फूड प्रोडक्शन। प्राइजेस जो फर्टिलाइजर के वो बढ़ रहे हैं, पेस्टिसाइड्स के यहाँ पर प्राइस बढ़ रहे हैं, डीजल और एनिमल फीड के सबके प्राइस बढ़ रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो भी यहाँ पर गवर्नमेंट को ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर एमएसपी डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इंटरनेशनल प्राइस ट्रेंड्स क्या है इसके बेसिस पे यहाँ पर एमएसपी डिसाइड किया जाता है। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि फर्टिलाइजर के प्राइस ज़्यादा हैं, पेस्टिसाइड के प्राइस ज़्यादा हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल प्राइस ट्रेंड्स भी ज़्यादा, तो एमएसपी भी हमें यहाँ पर ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। जो प्राइस है वीट और शुगर के, वेजिटेबल ऑयल्स के, वो भी बढ़ने वाले हैं क्योंकि इंडोनेशिया ने बैन लगा दिया है रिफाइंड पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर। तो इंडोनेशिया ने बैन लगा दिया, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पर पाम ऑयल के भी प्राइस ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। तो फाइनली कोर इन्फ्लेशन जो है वो हमें ज़्यादा ही देखने को मिलेगा क्योंकि सप्लाई शॉक्स अभी भी परसिस्टेंट हैं। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो भी लगातार बढ़ रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स भी हमने देखा कि इंक्रीज़ हो रहा है। तो किया जा सकता है, तो बेसिकली आरबीआई अभी कैलिब्रेटेड टाइटनिंग करेगी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। बट कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज, तो कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज जिसमें पैंडेमिक की वजह से कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज को एक हॉल्ट हो गया था, तो वो कैचअप करेंगी सूनर और लेटर। जो रेस्ट्रिक्शंस है वो खत्म हो गए, तो हो सकता है इकॉनमी यहाँ पर रिवाइव करे। तो लास्ट टाइम वी सॉ सच ब्रॉड बेसिंग ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर, तो ऐसा हमें इन्फ्लेशनरी प्रेशर तब देखने को मिला था जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तो उसके बाद ये हमें अब देखने को मिल रहा है। आगे हम चलते हैं वाई आत्मनिर्भर इंटरनेट। तो एक आर्टिकल आया था बहुत पहले, टाइम हो चुका है लगभग। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये कहना था कि हमारा जो इंटरनेट होना चाहिए वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, कि बिग टेक की मोनोपलीज जो हैं वो यहाँ पर इंटरनेट को गाइड ना करें। तो उसको यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करते हुए एक आर्टिकल आया था कि जो इंटरनेट है वो आत्मनिर्भर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इंटरनेट है वही एक तरीके का ग्लोबल फिनोमेना है। तो अब ये जो आर्टिकल है ये उसके रिस्पॉन्स में आया है, लेकिन हम इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जब आईटी रूल्स आए थे, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द आईटी रूल्स द गवर्नमेंट एम्स टू स्ट्राइक अ बैलेंस। तो आईटी रूल्स गवर्नमेंट क्यों लेकर आई, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर एक बैलेंस बनाना चाहती थी कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया को भी अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, प्लेटफॉर्म्स को भी अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, साथ ही जो सिटीजन्स के राइट है उनको भी मेंटेन करना है, तो दोनों में बैलेंस बना रहे, उसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट लेकर आई आईटी रूल्स। तो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द आईटी रूल्स द गवर्नमेंट एम्स टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड द राइट्स ऑफ अ सिटीजन इन द डिजिटल स्फेयर। अगर कोई क्राइसिस होती है तो यहाँ पर जैसे आईटी रूल्स में ये लिखा है कि एक कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ यहाँ पर कोऑर्डिनेट करेगा। तो ऑथर ने बताया इसका होना बहुत ज़रूरी है ताकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ अगर चाहें किसी भी कंटेंट को टेक डाउन कराने के लिए तो वो आसानी से करा सकें।
द कंट्रीज जुडिशरी टू हैज़ हाईलाइटेड द नीड फॉर स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस, तो स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस की हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमारे लिए सेल्फ सफिशिएंट इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी। फॉर एग्जांपल अगर हम यूक्रेन और रशिया का कन्फ्लिक्ट लें, तो जैसे कि मास्टर और वीज़ा कार्ड ने अपना पेमेंट सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया रशिया में, इसके अलावा रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से भी बाहर कर दिया गया। तो ऐसे में जैसे कि वीज़ा और मास्टर कार्ड ने अपनी पूरी तरीके से सर्विसेज बंद कर दी रशिया में, तो अगर ऐसा कुछ इंडिया के साथ होता तो इंडिया के पास अपना सिस्टम, तो फॉर एग्जांपल इंडिया के पास यहाँ पर रुपए है, यूपीआई सिस्टम है, तो टुडे द यूपीआई एंड रुपए सक्सेस स्टोरी इज स्टडीड एंड एनालाइज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ऐसे इनिशिएटिव्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए। तो यही आर्टिकल में बताया गया है इन रियलिटी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। और ये जो उस आर्टिकल में ऐसा बताया गया था कि सोशल मीडिया जो कंपनीज़ हैं उनको यहाँ पर क्रिमिनल लाइबिलिटी उनके ऊपर लगाई जाएगी, लेकिन ऑथर ने बोला कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरी कंपनीज़ को तो बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से इम्यूनिटी मिलती है कि अगर कोई भी थर्ड पार्टी कंटेंट वो होस्ट कर रहे हैं तो उनको एक तरीके से लीगल इम्यूनिटी है कि उनको यहाँ पर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा। बस उनको अगर ये बोला जाएगा कि ये कॉन्टेंट जो है आपको टेक डाउन करना है तो आपको करना पड़ेगा, बस यही उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो क्रिमिनल लाइबिलिटी इज ओनली इम्पोज्ड अपॉन फेलियर टू ऑब्जर्व मेजर्स ऑफ द ड्यू डिलिजेंस। अब हम आगे चलते हैं। स्वेप्ट अवे। अब साउथ अफ्रीका में एक प्रोविंस है क्वाजुलू नेटल प्रोविंस, फ्लड्स आ गए हैं, फ्लड्स की वजह से बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जान चली गई है। अब प्रॉब्लम ये है, इतना ज़्यादा डाउनपोर हुआ, ये तो एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वार्मा सीज पुश लार्ज अमाउंट्स ऑफ मॉइस्चर इनटू द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई और एक साल की रेनफॉल जो है वो ओवर सम टाइम ही हो गई। तो डेल्यूज कैटास्ट्रॉफिक टर्न हैज़ मच टू डू विद अ फेलियर दैट इज़ कॉमन टू सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। जो दरबन का ड्रेनेज सिस्टम है वो इतना ज़्यादा ख़राब है कि जिसकी वजह से इतना जो डाउनपोर है वो हैंडल नहीं हो पाया और इतने सारे लोगों की जान चलेगी। तो हमें क्या सीखना है, क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, वो तो होगा ही क्लाइमेट चेंज, हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो कि क्लाइमेट रेजिलियंट हो। तो क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। आगे हम चलते हैं। अ टाइम टू रिविजिट द स्कूल, ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तो लर्निंग पावर्टी, डिजिटल इनक्वालिटीज़ की वजह से हमें लर्निंग पावर्टी देखने को मिली, जिसमें कुछ बच्चे जो हैं वो पीछे छूट गए। वी अर्जेंटली नीड द गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल्स टू इन्वेस्ट इन लर्निंग सिस्टम। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है लर्निंग सिस्टम्स में। ये एजुकेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, अगर हमें पावर्टी को एड्रेस करना, अगर हमें जेंडर इक्वालिटी को एड्रेस करना है तो उसके लिए लर्निंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्वर्सेशन होती रहती है कि जो बच्चे हैं लैक ऑफ वैक्सीनेशन है, तो अगर हम उनको स्कूल भेजेंगे तो वापस से कोविड फैल सकता है और वो यहाँ पर कोविड से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। वेल्दियर नेशंस में हमने ये देखा कि स्कूल्स जो हैं, स्कूल्स हैव ऑलवेज बीन द फर्स्ट टू ओपन एंड लास्ट टू क्लोज, और इंडिया में हमें बिल्कुल उल्टा सिनेरियो देखने को मिला कि स्कूल सबसे एंड में खोले गए। इन इंडिया अक्रॉस स्टेट्स देयर इज अ सेंस ऑफ डिस्पेयर ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब स्टेट्स में क्या प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्टेट्स के पास कम है, और पैंडेमिक में ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा एक्सरबेट हो गई। अगर किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे को स्कूल भेजना है तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए, तो इन्वेस्ट करने के लिए फ़ीस होती है, यूनिफॉर्म, बुक, शूज़, रिफ्रेशमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, और अगर आप प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हो तो काफ़ी खर्चा आ जाता है। तो ये सबसे पहले ऑथर ने बताया। फिर यहाँ पर ऑथर ने एक दो स्टोरीज़ बताई हैं। फॉर एग्जांपल किसी विमेन की स्टोरी बताई है। अब जिसका जो बच्चा है वो 3 साल का है, वो इसीलिए उसको स्कूल नहीं भेज रही क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हो सकता है उन्होंने स्कूल भेज दिया, उन्होंने फ़ीस सबमिट कर दी और फिर कोविड वापस से आ गया तो स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे, तो उन्होंने जो भी यहाँ पर फ़ीस दी वो सब वेस्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर उनके 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे को तो वो प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं और दूसरे बच्चे को वो या थोड़े कम स्टैंडर्ड स्कूल में भेज देते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में भेज देते हैं। तो दीज नैरेटिव शो अ लैक ऑफ ट्रस्ट इन गवर्नमेंट स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। दे वुड रादर एजुकेट देयर चाइल्ड इन अ पुअर प्राइवेट स्कूल रादर देन अ गवर्नमेंट स्कूल। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल की इमेज कैसी बनी हुई है, उस इमेज को चेंज करने की ज़रूरत है। तो वो इमेज तभी चेंज होंगी जब यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी एजुकेशन में। तो बिग शिफ्ट दैट वी एज अ नेशन हैव टू मेक इज व्यूइंग एजुकेशन थ्रू अ गवर्नमेंट स्कूल लेंस। अगर हम वेस्टर्न नेशंस में देखें तो जो 90% एजुकेशन है वो गवर्नमेंट कंट्रोल में होती है, और गवर्नमेंट कंट्रोल में हमारे जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं होते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट वेल रन स्कूल्स होते हैं। तो वही हमें इंडिया में करने की ज़रूरत है। तो जो भी चिल्ड्रन अदर देन दोज ऑफ एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड सिटीजन्स वेस्टर्न नेशंस में पब्लिक स्कूल्स ही अटेंड करते हैं। तो रेडिकल रिफॉर्म ज़रूरी है, स्कूल्स को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। अक्रॉस द कंट्री हम सब्सिडी दे देते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सब्सिडी दे देते हैं, गैस पे, वाटर, हाउसिंग, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, हर बेसिक कम्युनिटी के ऊपर अगर हम सब्सिडी देते हैं तो एजुकेशन को हम क्यों नहीं पब्लिकली एक्सेसिबल बना रहे हैं। तो गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट शुड बिल्ड गुड क्वालिटी प्राइमरी, मिडिल एंड हाई स्कूल्स एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज़ दैट द बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स हैव टू ऑफर। तो बेसिकली यहाँ पर बात की गई कि एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाने की ज़रूरत है, सेंटर और स्टेट को यहाँ पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आगे हम चलते हैं। फेस इज़ इन द रूम।
अब सीबीएसई ने डिसाइड किया कि क्लास 10th में से कुछ यहाँ पर सिलेबस को कट डाउन किया जाएगा, कुछ चैप्टर्स यहाँ पर हटा दिए जाएंगे। तो ऑथर ने बोला, क्वेश्चन किया है कि ये सब क्यों हटाने की बात की जा रही है। फिर ऑथर ने उसका रीज़न भी बताया, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रीसेंट न्यूज़ रिपोर्ट्स टेल अस दैट द रिवाइज्ड क्लास 10th सीबीएसई टेक्स्ट बुक्स हैव बिड गुड बाय टू फेस अलॉन्ग विद चैप्टर्स इन डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। इसके अलावा इनइक्वालिटीज़ का चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नहीं पढ़ाया जाएगा, कोल्ड वॉर एरा, ये सारे कुछ चैप्टर्स हैं जो कि नहीं पढ़ाए जाएंगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब ऑथर ने बोला है कि ये पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं पढ़ा रहे हो तो बेसिकली आप ये चाहते हो कि जो आपकी आइडियोलॉजी है वही यहाँ पर बच्चों में जाए। तो इन टुडेज टाइम्स आइडियाज स्पेशली दोज ऑफ डाइवर्सिटी स्ट्रगल्स एंड नॉन अलाइनमेंट आर डेंजरस फॉर यंग माइंड्स। व्हाट इफ दे बिगिन आस्किंग क्वेश्चंस, व्हाट इफ दे रिफ्यूज टू हेट और ग्रो अप अनप्रेजुडाइज्ड। तो बेसिकली ये ऑथर का व्यू पॉइंट है। आप इसको अप्रूव भी कर सकते हो, डिसअप्रूव भी कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं एक्सप्लेन सेक्शन। द बलोच ग्रुप बिहाइंड कराची बॉम्बिंग। तो यहाँ पर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए और ये सेल्फ रूल करें बलूचिस्तान में। तो इनकी डिमांड ये बहुत पहले से है, लेकिन इनकी डिमांड जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं मानती। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, रेफरेंडम करा देना चाहिए, और अगर ये सेल्फ गवर्नमेंट मानते तो उनको सेल्फ गवर्नमेंट दे देनी चाहिए। तो ऑन ट्यूसडे 3 Chinese nationals and their Pakistani driver were killed in a suicide bombing at Karachi University। और वहाँ पर चाइनीज़ कल्चर का एक कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट था जहाँ पर वो चाइनीज़ कल्चर को प्रोपेगेट भी करते थे। अब प्रॉब्लम ज़्यादा कब शुरू हुई? प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब सीपेक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में आया और सीपेक प्रोजेक्ट ने यहाँ पर ग्वाडार से कनेक्ट करना शुरू किया। तो मच बिफोर पाकिस्तान बॉट इनटू चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग BRI इनिशिएटिव एंड द चाइनीज़ पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो बेसिकली जो ग्वाडार का एक पोस्ट था, जो बलूचिस्तान का एक कोस्ट था ग्वाडार, वो यहाँ पर दे दिया गया चाइना को कि आप यहाँ से बनाओ सीपैक। तो जिसकी वजह से यहाँ पर बलूचिस्तान के लोगों को और ज़्यादा लगने लग गया कि इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो बलूचिस्तान बॉर्डर्स अफगानिस्तान एंड ईरान विद गैस, ऑयल, कॉपर एंड गोल्ड डिपॉजिट्स। इट इज़ द मोस्ट रिसोर्स रिच ऑफ पाकिस्तान 4 प्रोविंस। तो रिसोर्स रिच है, उसके बाद भी यहाँ पर जो लोग हैं लोगों की लाइफ अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि हमें चाहिए सेल्फ रूल, सेल्फ डिटर्मिनेशन, और बलूचिस्तान को अलग कर दिया जाए पाकिस्तान से। अब ये जो डिमांड है ये पिछले 2 डेकेड से ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये डिमांड बहुत पहले से 1947 से ही ये डिमांड है कि बलूचिस्तान को अलग किया जाए। लेकिन जो पाकिस्तान की आर्मी है उन्होंने यहाँ पर एक्सेशन किया फोर्स के साथ इनका। बिटवीन 1973 और 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो लेड गवर्नमेंट ने यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी को भेजा कि जो भी गुरिल्ला वॉर हो रहा है बलूचिस्तान में उसे क्रश कर दिया जाए। फिर यहाँ पर मुशर्रफ ने बाईपास कर दिया बलूचिस्तान को एज ए स्ट्रैटेजिक टेरिटरी, और चाइना और पाकिस्तान को और क्लोजर लाने के लिए यहाँ पर जो ग्वाडार पोर्ट है वो यहाँ पर चाइना को दे दिया गया कि आप इसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर डेवलप करो। फिर पाकिस्तान आर्मी ने और ज़्यादा ऑपरेशन किया अगेंस्ट बलोच मिलिटेंसीज़। वहाँ पर ह्यूमन राइट वॉल्यूशन किया, जो भी वहाँ पर गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे उनको यहाँ पर पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया। वहाँ पर यहाँ तक कि जिहादिस्ट ग्रुप्स भी भेज दिए इनको पूरी तरीके से सप्रेस करने के लिए। तो पाकिस्तान का ये कहना है कि ये सब इंडिया करता है। तो पाकिस्तान हैज़ लॉन्ग एलिज्ड दैट द इंसर्जेंसी इज बैक्ड बाय इंडिया। इट एलिजेस दैट इंडिया हैड ट्रेनिंग कैंप्स फॉर बलूच रेबल्स इन अफगानिस्तान। अगर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को देखें तो बेसिकली हमें ये समझ आ रहा है कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी सिचुएशन वो बहुत ज़्यादा वर्सन हो रही है, और ये वर्सन का सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि चाइनीज़ प्रेजेंस। तो बलोच पॉपुलेशन जो है वो चाइनीज़ प्रेजेंस के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है। स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के डेटा से हमें ये पता चला जो इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो और ज़्यादा कम हो गया, वो 47% से 40% हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो जॉब को डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता क्या है। तो लेबर फोर्स कंसिस्ट ऑफ पर्सन हु आर ऑफ एज 15 ईयर्स और ओल्डर। तो यहाँ पर 2 कैटेगरीज होती हैं, तो एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, लेकिन वो विलिंग है जॉब करने के लिए। तो एम्प्लॉयड प्लस दोज हु आर विलिंग टू डू जॉब, लेकिन वो अभी अनएम्प्लॉयड है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो भी पॉपुलेशन वर्किंग एज में है। तो इससे निकलता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो दिस डिमांड इज व्हाट LFPR रेफर्स टू, व्हाइल दोज इन कैटेगरी 1 सक्सीड इन गेटिंग अ जॉब, दोज इन कैटेगरी 2 फेल टू डू सो। तो आई होप आपको समझ आ गया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकालते कैसे हैं। तो एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, लेकिन वो यहाँ पर जॉब को सीख कर रहे हैं। तो आर एम्प्लॉयड, आर अनएम्प्लॉयड एंड आर विलिंग टू वर्क एंड आर एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब। Thus, the labor force participation essentially is the percentage of working age 15 years or older population that is asking for a job। तो ये हमें मार्केट में ये बता रहा है कि डिमांड कितनी है जॉब की। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से हमें ये पता चल रहा है डिमांड कितनी है जॉब की। तो अगर देखें तो सिर्फ 40% लोग ही हैं जो कि यहाँ पर जॉब की डिमांड कर रहे हैं। इसमें से कुछ लोगों को जॉब्स मिली और कुछ लोगों को यहाँ पर जॉब्स नहीं मिली। वॉट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया? बट इन इंडिया जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम देखें वर्ल्ड में तो जो वर्ल्ड का ग्लोबल एवरेज है वहाँ पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 60% और इंडिया में कितना है, सिर्फ 40%। तो हमारे यहाँ मतलब 100 में से सिर्फ 40 लोग ही जॉब की यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। द वर्ल्ड ओवर
LFPR इज़ अराउंड 60%, जैसे कि मैंने आपको बताया जो ग्लोबल एवरेज है वो 60% और इंडिया में सिर्फ 40% है। हाउ इज़ इट अंडर रिपोर्टेड? तो इमेजिन दैट देयर आर जस्ट 100 पीपल इन द वर्किंग एज ग्रुप। अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम होता है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम दिखेगा। अब वो कैसे दिखेगा, इसमें एग्जाम्पल भी बताया गया है। इमेजिन कि 100 लोग हैं वर्किंग एज ग्रुप में, उसमें से 60 लोग हैं जो यहाँ पर जॉब की डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर 60 लोग जॉब की डिमांड कर रहे हैं, जिसमें से कुछ लोगों को जॉब मिली, कुछ लोगों को नहीं मिली। तो 60 लोग यहाँ पर जॉब की डिमांड कर रहे हैं, टोटल 100 लोग हैं वर्किंग एज में। तो यहाँ पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो गया 60%। इसमें से ऑफ दी 60 पीपल 6 डिड नॉट गेट अ जॉब। तो यहाँ पर अगर 6 लोगों को जॉब नहीं मिली, तो अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालोगे तो कैसे निकालोगे कि 6 लोगों को जॉब नहीं मिली और यहाँ पर 60 लोग जॉब मांग रहे थे, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 10% का हो गया। अब फॉर एग्जांपल सिर्फ 40 लोग ही जॉब मांग रहे हैं, 40 लोग यहाँ पर जॉब मांग रहे हैं और 2 लोगों को यहाँ पर जॉब नहीं मिली, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकालोगे? तो 2/40 × 100, तो यहाँ पर कितना हो गया 5%। तो आपको लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो कम हो गया 10% से, अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% हो गया, लेकिन आप ये भी तो देखो कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी तो कम हो गया, सिर्फ 40 लोग ही अब यहाँ पर जॉब की डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 20% लोग हैं उन्होंने अपने आप को जॉब मार्केट से पूरी तरीके से बाहर कर दिया। तो ट्रूथ इज दैट बियॉन्ड द 2 हु आर अनएम्प्लॉयड अ टोटल ऑफ 20 पीपल हैव स्टॉप डिमांडिंग वर्क। तो वो यहाँ पे उन्होंने या तो उम्मीद ही छोड़ दी कि उनको जॉब मिलेगी, तो वो पूरी तरीके से लेबर फोर्स से बाहर हो चुके हैं, वो लेबर मार्केट से बाहर हो गए, उन्होंने जॉब की डिमांड करना ही छोड़ दिया है। तो व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू एसेस इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रेस? तो अगर आप देखोगे, अगर सरकारें यहाँ पर देखेंगी, उनको लगेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो अभी 5% हो गया, मतलब जो इकॉनमी की कंडीशन बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम सच में देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम हुआ, इसीलिए हमें यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट वे क्या है इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रेस को देखने के लिए? तो जब इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है तो ऐसे में हमें एम्प्लॉयमेंट रेट देखना चाहिए, ना कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो एम्प्लॉयमेंट रेट रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल एज अ परसेंटेज ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो इससे हमें ट्रू सिनेरियो पता चलेगा कि एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। बाकी हमें ये भी इससे पता चलेगा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया का कम है। अब क्या रीज़न हो सकते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है? तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है। तो फीमेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो सिर्फ 9.4% है, जबकि मेल का जो है वो 67.4% है। अब फीमेल जो है वो काम को डिमांड क्यों नहीं करती? तो यहाँ पर बहुत सारे रीजंस यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंडिया में उतनी अच्छी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, वायलेंस होता है अगेंस्ट वुमेन, इसके अलावा सोसाइटल नॉर्म्स हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो वुमेन है वो वर्क की डिमांड ही नहीं करती हैं और यहाँ पर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है। आगे हम चलते हैं। अब्सेंस ऑफ रेन, रीजन इट इज़ सो हॉट ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन इंडिया। तो हमें हीट वेव्स क्यों देखने को मिल रही है? तो इसका जो मेन रीज़न है वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो नॉर्मली पासिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से थोड़ी बहुत बारिश हो जाती थी, लेकिन वो बारिश इस बार नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो नॉर्मली पासिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ईस्टवर्ड प्रोपेगेटिंग विंड स्ट्रीम दैट ओरिजिनेट अबव द मेडिटेरियन सी, फिर यहाँ पर इंटरेक्ट करती हैं मॉइस्ट विंड्स के साथ फ्रॉम द सदर्न इंडिया, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, लेकिन वो बारिश इस बार नहीं हुई, क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर हीट वेव को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो IMD डिक्लेयर करता है हीट वेव जब मैक्सिमम टेम्परेचर जो है एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर दे। अगर वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है प्लेन्स में तो हीट वेव कंसिडर किया जाएगा, 37 डिग्री से ज़्यादा है कोस्ट में तो हीट वेव कंसिडर किया जाएगा, और 30 डिग्री से ज़्यादा हिली रीजन्स में तो यहाँ पर हीट वेव कंसिडर किया जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या? हीट वेव इज़ डिक्लेयर्ड अगर मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से 4.5 या 6.4 डिग्री तक ऊपर नीचे हो जाए, बेसिकली ऊपर हो जाए, तब हम यहाँ पर बोलेंगे हीट वेव। इसके अलावा सीवियर हीट वेव कब बोलेंगे? जब 6.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाए नॉर्मल से। तो सीवियर हीट वेव इज डिक्लेयर्ड व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर राइजेस मोर देन 6.4 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल। तो हीट वेव तब बोलेंगे जब 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाए, और सीवियर हीट वेव जब यहाँ पर 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। और किसी भी एरिया में अगर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस या अप टू 47 डिग्री सेल्सियस चला जाए तो भी उसको हीट वेव कंसिडर करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये थी कि 40 डिग्री सेल्सियस इन द प्लेन से ज़्यादा हो जाए, 37 डिग्री कोस्ट से ज़्यादा हो जाए, 30 डिग्री हिली रीजन्स में ज़्यादा हो जाए तो हीट वेव कंसिडर किया जाएगा। दूसरी क्राइटेरिया ये था, और तीसरा क्राइटेरिया ये था कि 45 डिग्री सेल्सियस या 47 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तब भी उसको यहाँ पर हीट वेव कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पर रशिया ने ये बोला है कि नेचुरल गैस सप्लाई नहीं की जाएगी बुल्गारिया और पोलैंड को। वो इसीलिए नहीं की जाएगी क्योंकि ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं रशिया को रूबल में पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अब रशिया ने ये बोला था जो भी अनफ्रेंडली नेशंस हैं और वो रशिया से यहाँ पर नेचुरल गैस लेना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर रूबल में पेमेंट करना पड़ेगा। अब रशिया ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि रशिया चाहता है कि रूबल की डिमांड बढ़े और जिसकी वजह से यहाँ पर रूबल क्रैश ना हो। तो बेसिकली रशिया का ये एम था, लेकिन ये जो वेस्टर्न नेशन है उसके बाद भी यहाँ पर रूबल में पेमेंट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से रशिया ने नेचुरल गैस की सप्लाई कट ऑफ कर दी है पोलैंड और बुल्गारिया से। आगे हम चलते हैं। गोटाबाया रेडी टू डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ ऑल पार्टी गवर्नमेंट। अभी ऑल पार्टी गवर्नमेंट कैसे काम करेगी वो इन्हीं को पता हो सकता है, क्योंकि हमने ऑल पार्टी मीटिंग्स तो सुनी है पर कभी ऑल पार्टी गवर्नमेंट नहीं सुनी है। अब इनका ये कहना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सबका रिप्रेजेंटेशन होगा गवर्नमेंट में।
तो श्रीलंका's President Gotabaya Rajapaksa on Wednesday convened a meeting of political parties on April 29 to discuss the possible formation of an all-party government to end the protracted political impasse in the country। तो बेसिकली इनका ये कहना है कि जो भी पार्टीज हैं सबका रिप्रेजेंटेशन होगा गवर्नमेंट में, तो ऐसे में बिल्स कैसे पास होंगे वो इन्हीं को पता हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं। इस पेज पर एक दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर USTR एक रिपोर्ट निकलता है, स्पेशल 301 रिपोर्ट। अब स्पेशल 301 रिपोर्ट में ये लोग क्या देखते हैं, तो ये लोग ये देखते हैं कि कौन से कंट्रीज़ यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन और इन्फोर्समेंट स्ट्रांग है। तो किस कंट्री में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो कितने ज़्यादा स्ट्रांग है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर लॉज। तो इंडिया को इन्होंने डाला है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑन वेडनेसडे प्लेस्ड इंडिया, चाइना, रशिया एंड 4 अदर कंट्रीज ऑन इट्स एनुअल प्रायोरिटी वॉच लिस्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट। तो यहाँ पर स्पेशल 301 रिपोर्ट है, USA निकालता है। सेंक्शंस कैन हैव कोलैटरल इम्पैक्ट ऑन मैनी अदर नेशंस। तो ये तो है कि अगर सेंक्शंस यहाँ पर जैसे रशिया के ऊपर लगे हैं तो यहाँ पर वेस्टर्न नेशंस को भी सफ़र करना पड़ रहा है, इंडिया को भी सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो यहाँ पर फूड ग्रेन्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली कोलैटरल इम्पैक्ट हर नेशन के ऊपर पड़ता है अगर यहाँ पर इंटरनेशनल सेंक्शंस लगाए जाते हैं। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।